बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये आउटडोर है, मैं बाहर कहीं निकला हुआ था और वीकेंड पे कोई एक आधा दिन मिलता है तो थोड़ी सी हाइकिंग थी। गर्मी हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ तो रास्ते से आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका और मेरा कमिटमेंट है कि मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा जहाँ भी मौजूद रहूँ, बशर्ते कि हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद हो और आप तक रब्ता करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो, तो आपके साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। अब कुछ लेटेस्ट खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। एक तो इमरान खान साहब की बेहतर इनिंग्स का आगाज़ हो गया, ये मैंने आपको पहले बताया था, और लगातार 3-4 दिनों से वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उनकी कामयाबियों का सफ़र शुरू हो चुका है। वो चीज़ें जिसमें वो कहते थे घबराए कोई ना, और घबराना नहीं है आप लोगों ने, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। और ये बात उन्होंने जब बजट पेश किया जा रहा था उससे पहले जो एक मीटिंग हुई इमरान खान साहब की पार्टी की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है। तो 3 साल तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन बहुत सारे बीच में ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एतबार किया और वो खड़े रहे उनके साथ, और उनको लगा कि इमरान खान साहब का इतना विजन है या उनको इतनी समझ है कि हम इन मामलों से निकलेंगे, या उनकी इतनी अच्छी नीयत है। अल्लाह ताला पे भरोसा पहली चीज़ होती है। बहरहाल वो ऐसा लगता है कि मुश्किल दौर गुजार चुके हैं। वो दौर जब उनकी मुट्ठी में कुछ नहीं होता था, जब उनके पास पैसा नहीं था, जब उनके पास लोगों को देने के लिए कोई रिलीफ नहीं था, जब वो लोगों को सब्सिडी नहीं दे पा रहे थे, गरीबों की मदद नहीं कर पा रहे थे, छोटे तबके को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इवन तनख्वाहें देने तक के मामला थे। और बहुत सारा PMLN जाते जाते ऐसा फंसा कर गई थी कि 3 साल निके, 3 साल लग गए उस सारी मुसीबत और वबाल से निकलते निकलते। मईशत का जो एक जाल बिछाया गया था उससे अब जाकर आज़ादी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो इमरान खान साहब लगातार 3-4 दिन से उनकी अचीवमेंट सामने आ रही हैं। ज़रा उनका तस्करा कर लें और ये बताएं कि लेटेस्ट अपोजिशन के ऊपर कौन सा पहाड़ टूटा है और किस किस्म के केसेस अब खुलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को लेकर, जरदारी साहब को लेकर, उनके दिमाग में जो बड़े मसाइल चल रहे हैं वो क्या है, और अपोजिशन के कैंप में क्या चल रहा है, और कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जैसे ही मुश्किल दौर से निकले हैं तो उनके लिए मज़ीद हालात को तंग कर दिया है। नंबर 1 तो बजट में जो कामयाबियां हैं उसके डंके बज रहे हैं। आज 1 दिन से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन अभी तक लोग इस बजट का तज़किरा कर रहे हैं, और पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तमाम जो माशी माहिरीन हैं वो इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन हालात में इतना बेहतर बजट कोई दे नहीं सकता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें साबित की हैं कि जो माफियाज़ हैं, जो तगड़े लोग हैं, जो हुकूमतों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते थे और ये कहते थे आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ताकि वो माफिया पैसा कमाता रहे। मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ बनाने वाला माफिया है, वो चाहता था कि हुकूमत बाहर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर किसी चीज़ पे छूट ना दे, ताकि वो लोकल सतह के ऊपर लोगों को लूटते रहें, और इसके लिए वो पैसा खर्च करते थे। इसी तरह बहुत सारे और माफियाज़ हैं, शुगर माफिया भी है, उसके ऊपर भी हाथ डाला हुआ है इमरान खान साहब ने। तो बहुत सारे माफियाज़ की तवक्कुआत के बरअक्स, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए जो तगड़े तगड़े मगरमच्छ हैं, उनकी तवक्कुआत के बरअक्स एक अवाम दोस्त बजट आया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इवन जो टैक्सेस थे वो भी ख़त्म कर दिए। जो अजीबोगरीब किस्म का टैक्स का एक निज़ाम था, गोरख धंधा था, जो किसी को समझ नहीं आता था, उससे लोगों की जान छुड़ाई। ये बजट ये बताता है कि इमरान खान साहब ने लोगों पर एतबार किया है, उनके टैक्सेस कम करके उनसे तवक्को कर रहे हैं कि हमने टैक्स कम कर दिए, अब आप टैक्स दीजिएगा और अपना ज़िम्मेदार शहरी होने का हक अदा कीजिएगा। अगर इस बजट के बाद भी कोई तरक्की नहीं कर सकता, इस बजट के बाद भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये हमारी नाअहली और बदकिस्मती होगी। और अल्लाह करे कि इससे बेहतर बजट आए पाकिस्तान के अंदर, इससे ज़्यादा रिलीफ मिले पाकिस्तानियों को, इससे ज़्यादा अच्छे बजट आए पाकिस्तान के अंदर, हमें ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। लेकिन उसका आगाज़ हो गया है। ले देकर जो तनकीद करने के लिए अपोजिशन को मिला, अव्वल तो मिले ही कुछ नहीं, और जो कुछ मिला उसमें एक मोबाइल कॉल्स का, इंटरनेट डाटा का, और SMS के ऊपर जो टैक्सेस आयद किए गए थे उसके ऊपर कुछ तनकीद की गई। सिर्फ अपोजिशन ने नहीं की, बल्कि आम तबकात ने भी की, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और कैबिनेट ने इस फैसले को वापस लिया। उन्होंने भी एतराज़ किया। प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी काबीना ने कहा जी कि इंटरनेट तो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की और हर शख्स की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने का वक्त है और राब्तों का दौर है ये। तो उन्होंने वो टैक्सेस वापस लिए, और वो जो वाहिद एक तनकीद का जवाब मिला था अपोजिशन को, वो भी ख़त्म हो गया।
तो अब अपोजिशन भी ये कहने पर मजबूर है कि नए टैक्स नहीं लगे, वो भी ये कहने पर मजबूर, और वो हैरान भी हैं कि ये कितना बड़ा रिस्क लिया है इमरान खान साहब ने। देखिए, बोल्ड और ख़तरनाक डिसीजन तो वो लेते हैं और उनको वो डिसीजन डिलीवर करते हैं। जब कोरोना वायरस आया, पूरा पाकिस्तान कह रहा था बंद करें आप पूरे मुल्क को। मैं जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए गया, तो तल्ख बातें भी हुई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ सहाफ़ियों की। सारे सहाफ़ी कह रहे थे, सारी कैबिनेट कह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी, इवन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, फ़ौज के सीनियर लोगों ने सहाफ़ियों तक से कहा कि ये क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये एक डिफरेंट लाइन ले रहे। वो अकेला खड़े हो गए, उनका नहीं, और उन्होंने प्रेशर लिया अपने ऊपर और डिलीवर किया, साबित किया कि उनका रिस्क जो उन्होंने लिया वो सही साबित हुआ और पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही थी। तो वो रिस्क लेते हैं, उनका तवक्कल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अब ये उन्होंने फिर रिस्क लिया है, किसके भरोसे लिया है? कौम के भरोसे, पाकिस्तानियों के भरोसे, कि मैं आपके टैक्सेस कम करूँगा, मैं आपके ऊपर इजाफी बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप अपने हिस्से का बोझ ज़रूर उठाएंगे। ये पाकिस्तानियों से तवक्को की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तो बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को जो है सपोर्ट किया है और उनके ऊपर एतबार किया है कि वो लगातार 11 महीनों से जो है जो पाकिस्तान में बाहर से पैसा आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंस या जो तरसीलाते ज़र बाहर से आ रहे हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं गुज़िश्ता 11 महीनों से। भारत में आपको बता रहा था कि वजारत ख़जाना ने वो फैसला जो किया था इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, SMS के ऊपर टैक्सेस का, वो वापस ले लिया है। और इस बजट में अभी तक अपोजिशन को ऐसा कुछ कंक्रीट मिला नहीं है जिसको लेकर और उसकी बुनियाद के ऊपर वो बजट को अवाम दुश्मन कह सकेंगे। ये अवाम का एक दुश्मनी वाला बजट है, इससे अवाम को फ़ायदा कोई नहीं होगा। तनकीद का जो मामला है वो यहाँ तक पहुँच गया। एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने आज देखी, अपोजिशन के लोग ख़ास तौर पे एहसन इकबाल साहब ने जो तनकीद की है, उनको ये कहना पड़ा कि फ़ौज के बजट में गुज़िश्ता 3 सालों में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये इंतहाई अफसोसनाक है। भारत अपना दिफाई बजट जो है वो 62% तक बकौल कुछ लोगों के वो बढ़ा चुका है और उन्होंने भी ये कहा, मगर लगातार पाकिस्तान का 3 सालों से दिफाई बजट मुंजमद है, जितना है वो उतना ही है। तो पाकिस्तान की फ़ौज का बजट ना बढ़ना, उनको लग रहा है कि दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हालांकि 74 अरब रुपए का इजाफा हुआ है दिफाई बजट ने, लेकिन ये बहुत कम है, परसेंटेज में देखें तो कुछ भी नहीं है, कोई इजाफा नहीं है। इसको समझ लें कि ये वही है बजट। और डॉलर की कीमत क्योंकि बढ़ी है, तो जो दिफाई साजो सामान पाकिस्तान बाहर से लेता है या बाहर से उसको मंगवाना पड़ता है, और डॉलर में अगर कोई डील होती है और फ्यूलिंग का और बहुत सारी चीज़ों का इससे ताल्लुक़ होता है, तो इवन ये समझें आपके बजट कम हुआ है फ़ौज का। तो एहसन इकबाल साहब ने ये तनकीद की। हालांकि एहसन इकबाल साहब वो पार्टी हैं और इनकी पार्टी के सपोर्टर वो लोग हैं और वो वाले सुर्खे और लिबरल इनके साथ हैं जो ये कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान का सारा बजट खा गई, फ़ौज पाकिस्तान का 80% बजट खा गई, 90% बजट खा गई, पाकिस्तान के सारे वसाइल पे फ़ौज ने कब्ज़ा किया हुआ है, इक़्तिदार समेत हर चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो ये तो हमेशा फ़ौज को इस तरह की बातें करते थे। और आज बजट के बाद जब तनकीद के लिए कुछ और नहीं मिला, तो ये कहा गया जी फ़ौज का बजट ही नहीं दिया इन्होंने, फ़ौज को पैसे ही नहीं दिए इन्होंने, वो 16% के ऊपर वहीं पर खड़े हुए हैं। डॉलर महंगा होने की वजह से इवन उनका पैसा कम हो गया है। तो ये PMLN को ये तब कहना पड़ा, ये लाइन उनको तब लेनी पड़ी जब उनको महसूस हुआ कि इस बजट में तनकीद करने के लिए कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये बात महसूस हुई कि फ़ौज के दिल में ये चीज़ पैदा की जाए कि इमरान खान साहब उनको पैसे नहीं दे रहे और इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से फ़ौजी बजट में इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी कोई इतना कामयाब हथियार नहीं होगा, क्योंकि PMLN ने जो फ़ौज के साथ कर दिया है, उसके बाद फ़ौजी हलकों के अंदर PMLN के लिए गुंजाइश पैदा करना या जगह बनना या उनके दिल में नरमी पैदा होना वो बहुत मुश्किल है। वैसे नरमी और सख्ती का फ़ायदा PMLN जैसी पार्टियों को होता है जो हमेशा फ़ौज की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आती रही हैं। अब आप आ जाएँ एक और इशू की तरफ। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ होते हैं, पूरी दुनिया में अडॉप्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में जो संजीदा फार्मूलाज़ आए हैं आज तक गुज़िश्ता 20 सालों में, वो 2 हैं। एक फार्मूला लेकर आए थे शौकत अज़ीज़ साहब, उसका शौकत अज़ीज़ साहब को याद है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना में वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे जमाली साहब के बाद, और उनके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी। तो शौकत अज़ीज़ साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनका जो फार्मूला था वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का था। ये होता है कि अमीर लोगों को अमीर किया जाए, कारोबार के मौके इस तरह के बनाए जाएं, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करें, उनके लिए बेहतरीन मौके पैदा किए जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं और बहुत ज़्यादा पैसा बनाएं। तो अमीर जब अमीर होंगे तो वो अपने कारोबार को वुसअत देंगे,
वो नए कारोबार शुरू करेंगे, और जब वो नए कारोबार करेंगे तो उससे गरीबों को रोज़गार मिलेगा और अमीरों के पैसों में से गरीबों का हिस्सा निकलता जाएगा। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये फार्मूला था शौकत अजीज़ साहब का, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और इस फार्मूला के तहत होना ये था कि अमीरों को मज़ीद अमीर करना था, उन्होंने पैसा निकालना था, गरीबों के बीच में जाना था और गरीबों को गुर्बत के अंदर कमी होनी थी। ये उनका फार्मूला था। लेकिन ये फार्मूला पाकिस्तान में कामयाब हुआ नहीं। अमीर बहुत अमीर हो गए और उन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर में या उसके बाद गरीबों के लिए पैसा निकाला नहीं। अपने पैसों के जो मुंह हैं या अपने पैसों की बोरियों के मुंह या अपने ख़जानों के मुंह गरीबों के लिए नहीं खोले। ऐसे कारोबार शुरू नहीं किए जिससे गरीबों को रोज़गार मिले, उनकी आमदन में इजाफा हो या गरीब के पास पैसा आए। वो करते ही रहे कि पैसा इकट्ठा करते रहे और मनी लॉन्ड्रिंग भी करते रहे, पैसा बाहर भिजवाते रहे, पैसे को सीने के साथ लगा के छुपाते रहे। तो अमीर अमीरतर होता गया और गरीब जो है वो गरीब रह गया। तो ये कामयाब नहीं हुआ ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाला, और बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसकी इस नुक्स के ऊपर निशानदेही की, और वो आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये कामयाब नहीं होगा। यहाँ पे जो पैसा बनाता है वो फिर पैसे को अपना हक समझता है और वो मार्केट में दोबारा नहीं निकालता। यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं लोग। अब आ जाए ये फार्मूला जो इमरान खान साहब की टीम लेकर आई, शौकत तरीन साहब का फार्मूला और इमरान खान साहब का फार्मूला, उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये एक अलग किस्म का फार्मूला गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। इसमें यह है कि आप अमीर को मज़ीद अमीर करने की बजाय या ऐसी पॉलिसीज़ लाने की बजाय जिससे अमीर आदमी बहुत ज़्यादा पैसा बनाए और अमीर होता जाए, आप इस तरह की पॉलिसीज़ लाते हैं कि जिससे गरीब आदमी को आप सपोर्ट करते हैं कि वो कुछ अपने आप को उठा ले। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये बॉटम अप अप्रोच के तहत कुछ 50 से 60 लाख ख़ानदानों के लिए एक फार्मूला ये वाला अप्लाई किया। अब इसमें ये करने क्या जा रहे हैं, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक, जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको 5 लाख तक का बग़ैर सूद के कर्जा देंगे। किसी बंदे को लगता है कि वो कारोबार कर सकता है 5 लाख के अंदर, गवर्नमेंट से बग़ैर सूद के ऊपर 5 लाख ले और अपना कारोबार करे और अपना कारोबार बढ़ाए। गरीब आदमी जब पैसा कमाता है तो वो फिर उसको मार्केट में लगाता है, वो उसको और बढ़ाता है कारोबार को, उससे रोज़गार भी बनेगा, मज़ीद लोगों का फ़ायदा होगा। तो उनका ये फार्मूला है कि 50 से 60 लाख पाकिस्तानी जो ख़ानदान हैं उनको ऐसे सपोर्ट किया जाए कि शहरी इलाकों में रहने वाले जो ख़ानदान हैं उनको 5 लाख रुपया फ़ी कस अगर कर्ज़ा लेना चाहे तो बग़ैर सूद के उनको कर्ज़ दिया जाए। अब जो देही इलाकों में रहने वाले लोग हैं, अगर वो फसलें लगाना चाहते हैं, ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, काश्तकार घराने जो हैं, तो एक घराने को 1.5 लाख तक फ़ी फसल के लिए, यानी एक फसल लगाने के लिए 1.5 लाख तक का बग़ैर सूद के कर्ज़ा दिया जाए। वो कर्ज़ा ले लें, फसल लगाएं, फिर कर्ज़ा वापस करें और अपना मुनाफा अपने पास रखें। तो ये 1.5 लाख तक का उनको कर्ज़ा मिल सकता है। फिर इन्होंने ये किया कि अगर आप ट्रैक्टर ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई ज़रूरी मशीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको बग़ैर सूद के 2 लाख रुपए तक का आपको कर्ज़ा मिल सकता है। अगर कोई गरीब आदमी घर बनाना चाहता है तो घर बनाने से, क्योंकि मज़दूर मिस्त्री इनको बहुत ज़्यादा रोज़गार इनका भी लग जाता है, और जब एक घर बन रहा होता है तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री है उसका काम हो रहा होता है साथ साथ। तो उसमें उन्होंने कहा 20 लाख तक का सस्ता कर्ज़ा हम दे सकते हैं जो गरीब लोग हैं जो छोटे घर बनाना चाहते हैं उनके लिए। सेहत कार्ड दिया जाएगा और हर घर के एक शख्स को, जो हर घराना है उसके कम से कम एक शख्स को बग़ैर किसी मुआवजे के तकनीकी या टेक्निकल तालीम उसको दी जाएगी जो वो लेना चाहे। मुख्तलिफ शोबे होते हैं, टेक्निकल तालीम दी जाएगी ताकि वो पाकिस्तान में भी काम कर सके और अगर पाकिस्तान के बाहर जाता है तो वहाँ पे भी वो काम कर सके। तो ये तो किया इमरान खान साहब ने। अब लगातार जो वो छक्के चौके लगा रहे हैं अपनी नई इनिंग के अंदर, तो उन्होंने एक हैट्रिक कर दी है इमरान खान साहब ने। ये हैट्रिक मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर वीलॉग ख़त्म। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ इमरान खान साहब ने दे दिया है, और ये बहुत बड़ी खबर है। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों। उनको वोट का हक़ मिल गया, वो अब वोट डाल सकेंगे। ये 90 लाख वोटर है और इनमें से 90% लोग जो है वो इमरान खान साहब से इसलिए खुश हैं कि उन्होंने उनको ये हक़ दिया, जबकि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी। और मुखालफत करने की वजह भी यही थी कि पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इमरान खान को ही वोट डालेंगे, वो PMLN को या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, ये वो भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। तो एक तो उनका छक्का ये है जो उन्होंने लगाया, या एक उन्होंने ये विकेट उड़ा दी अपोजिशन की। दूसरा जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापस लाने के मामले के ऊपर वो खुद एक्टिव हो गए हैं कि बरतानिया जाऊँगा, मैं खुद बरतानी वज़ीर से बात करूँगा। उनके निज़ाम के अंदर कैसे बात करनी है उसको इमरान खान साहब बेहतर अंदाज में समझते हैं, और अब वहाँ पर नकब लगाने लगे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को पकड़ के वापस लाओ, इससे पहले कि वो हीरो बन के इलेक्शन से पहले वापस आएँ।
तो ये दूसरी विकेट उन्होंने ये गिराई। तीसरा, पीपल्स पार्टी का एहतसाब फिर तेज़ हो गया। खुर्शीद शाह साहब जो हैं, जो साबिक अपोजिशन लीडर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके बेटे रुकन सिंध असम्बली फ़ारूक शाह वो भी गिरफ़्तार हो गए। असासों से, आमदन से ज़ायद असासे उनके भी हैं, इन सब के ही हैं। ये आमदन के साथ इनके असासे मैच नहीं करते। कमाई इनकी होती है 100 रुपये और असासे इनके बने होते हैं 500 रुपये के या 1000 रुपये के, तो वो साबित नहीं कर पाते, लिहाजा वो भी फंस गए हैं, गिरफ्तार हो गए। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो जाली अकाउंट्स का केस है, उसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उसमें चेयरमैन नैब ने हुक्म दिया है और 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक मियाँ वहीदुद्दीन है, ये साबिक मेंबर CDA यानी इस्लामाबाद का कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का साबिक मेंबर है। और इकबाल साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये तहसीलदार हैं और इनको 14 रोज़ा रिमांड के ऊपर नैब के हवाले कर दिया गया है। इन्होंने जो पार्क लेन कंपनी वाला जो स्कैंडल है, जाली अकाउंट्स वाला जो मामला है, उसमें इन्होंने 118 कनाल ज़मीन गैर कानूनी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब की कंपनी को अलॉट कर दी थी और इनको लगता था इनसे पूछेगा कोई नहीं। अब ये केस भी सामने आ गया और यहाँ पे ये 2 बंदों की गिरफ्तारी आसिफ अली जरदारी साहब के गिरद घेरा को तंग कर रही है। तो पीपल्स पार्टी आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा इनकलाबी नज़र आएगी, फ़ौज को बुरा भला कहती हुई नज़र आएगी। आपके सामने ये होगा आने वाले दिनों में, और वो बुरा भला फ़ौज को भी कहेंगे, इमरान खान साहब को भी कहेंगे, क्योंकि अब एहतसाब का शिकंजा वहाँ पे कसा जा रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक बहुत जल्द मरीम नवाज साहिबा की पेशी होने वाली है, क्योंकि उनके केसेस में बहुत पेशरफ्त हो गई है और अब तकाजा ये कर रहे हैं वो केसेस इन्वेस्टिगेशन के इस मरहले पर कि मरीम नवाज साहिबा को बुलाकर उनसे जवाब मांगे जाएँ। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।